मैं अपने पति को एयरपोर्ट पर छोड़कर वापस लौटी थी और थक कर बिस्तर पर लेट गई थी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से काफी भाग दौड़ चल रही थी। पहले मेरे पति ने जाने से पहले शॉपिंग की, फिर रिश्तेदारों से मेल मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ और अब जाने का दिन आया तो फिर हम सब एयरपोर्ट तक गए। इसलिए बहुत ज्यादा मैं थक गई और बिस्तर पर लेटते ही मुझे नींद लग गई। लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे बिस्तर पर कोई मौजूद हो। मैंने घबराकर आंखें खोली तो मेरे होश उड़ गए। मेरा देवर बिस्तर पर मेरे पैरों के पास बैठा था और धीरे धीरे मेरे पाँव दबा रहा था। अपने पैरों पर उसकी उंगलियों का छुअन महसूस करके मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैंने घबराकर उसे देखा और पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहने लगा कि नीलम, तुम सुबह से काम कर रही थी, थक गई होगी, इसलिए मैं पाँव दबा रहा हूँ। उसका अंदाज बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे कोई अजीब बात ही न हो। मैंने परेशानी से कहा कि मैं नीलम नहीं हूँ, मैं कुसुम भाभी हूँ, गौर से देखो। वह कहने लगा, क्या हो गया? क्या मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूँ? मैं जल्दी से बिस्तर से उठी और जोर जोर से नीलम को आवाज देने लगी। पति की गैर मौजूदगी में मेरे देवर का इस तरह मेरे कमरे में आना मेरी जान निकाल देने के लिए ही काफी था। मेरे शोर मचाने पर थोड़ी ही देर बाद मेरी देवरानी नीलम आंखें मलती हुई मेरे कमरे में आई। अपने पति करण को मेरे सामने देखकर अपने सर पर हाथ मारकर कहने लगी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या फिर आप सब कुछ भूल गए हैं? नीलम की बात सुनकर मैं हैरान हुई और करण की तरफ देखा। वह कभी मुझे देख रहा था तो कभी नीलम को, और फिर नीलम ने बहुत शर्मिंदगी के साथ मुझे बड़ी अजीब सी बात बताई। कहने लगी कि भाभी, करण को भूलने की बीमारी है, यह बात तो सारा खानदान ही जानता है, शायद आपको पता नहीं है। नीलम की बात ने मुझे हैरान कर दिया था क्योंकि वाकई मुझे तो मालूम नहीं थी कि मेरे देवर को भूलने की बीमारी है और ना ही कभी मेरे पति सनी ने ऐसी कोई बात मुझे बताई थी। यह बात सुनकर मुझे कुछ तसल्ली हुई। मेरा देवर गलती से मेरे कमरे में आया था, लेकिन मुझे शर्म भी महसूस हुई थी। फिर पति की गैर मौजूदगी में मेरे देवर का मेरे कमरे में आना, यकीनन ये गलत बात थी, लेकिन गलती शायद मेरी ही थी। मैंने कमरा लॉक नहीं किया था। नीलम हाथ पकड़ करण को अपने साथ ले गई थी। मैंने जल्दी से कमरा लॉक किया और सोने के लिए लेट गई, लेकिन अब नींद मेरी आंखों से दूर हो चुकी थी और मैं सोच रही थी कि जाते जाते इस दफा मेरे पति ने ये क्या मुसीबत मेरे गले में डाल दी है। मेरी शादी को तकरीबन 4 साल हो गए थे और मेरा पति साल में एक बार दुबई से 10 दिन की छुट्टियों पर आया करते थे। मैं अपने पति के बगैर अकेली ही रहा करती थी क्योंकि मेरे सास ससुर नहीं थे। देवर देवरानी दोनों दूसरे शहर में रहा करते थे, लेकिन इस बार जब मेरा पति आया और मेरे देवर देवरानी उससे मिलने के लिए आए तो न जाने मेरे पति के साथ उनकी क्या बात हुई कि मेरे पति ने जाते जाते मुझे हुक्म सुना दिया कि अब से मेरे देवर देवरानी हमारे घर में हमारे साथ रहेंगे। ये घर मेरे ससुर का था, इसलिए मेरे पास इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। और फिर मैंने भी सोचा कि मुझे किसी का सहारा मिल जाएगा, इसलिए मैंने देवर देवरानी को अपने साथ रख लिया। जब तक मेरे पति यहाँ थे तब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और ना ही मेरे सामने ऐसी कोई बात आई थी कि मेरे देवर को भूलने की आदत है। लेकिन मेरे पति के जाते ही पहली रात मेरे सामने ये सच आया था और अब मैं परेशान हो रही थी। एक ऐसे शख्स के साथ एक घर में गुजारा करना बड़ा ही मुश्किल था, जिसे दौड़ा पड़ने के बाद अपनी बीवी ही याद नहीं रहती। सारी रात यही सोच में गुजर गई थी और सुबह के वक्त जब मैं अपने कमरे से निकली और नाश्ते की टेबल पर नाश्ते के लिए जाकर बैठी तो मेरा देवर अपने कमरे से निकल कर आया और हाथ जोड़कर मेरे कदमों में बैठने लगा। मैंने बड़ी परेशानी से उसे रोका और कहा कि क्या बात है करण, ऐसे क्यों कर रहे हो? तो वह नम लफ्जों में कहने लगा, मुझे माफ कर दे भाभी, रात को मैं भूल गया था कि मेरा कमरा कौन सा है, मेरी बीवी कौन सी है। जब मुझे होश आया और मेरा दौरा खत्म हुआ तब नीलम ने मुझे अपनी हरकत के बारे में मुझे बताया। मैं आपसे बड़ा शर्मिंदा हूँ और माफी चाहता हूँ। करण के चेहरे पर वाकई शर्मिंदगी दिख रही थी। मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं, अगर मुझे यह बात पहले पता होती कि तुम्हें ऐसी कोई बीमारी है तो बात यहाँ तक न पहुँचती। करण हाथ जोड़े कहने लगा कि भाभी, अगर आइंदा भी मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं वाकई में बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने करण से कहा कि रात गई बात गई, अब जो हुआ सो हुआ, चलो आओ मेरे साथ नाश्ता करने बैठ जाओ। बुरा तो मुझे भी बहुत लगा था, लेकिन उसके शर्मिंदगी देखकर मुझे एहसास हो गया था कि वो बेचारा अपनी बीमारी से मजबूर है। मैं क्यों इसके बारे में गलत सोचूं। मेरे देवर देवरानी दोनों ही मेरे साथ नाश्ता करने के लिए बैठ गए और दिन मेरा बहुत ही अच्छा गुजरा। पति के जाने के बाद पहली दफा घर में मेरा दिल लगा था, क्योंकि इतने सालों से मैं तन्हाई की जिंदगी गुजार रही थी और पति के जाते ही बच्चे की कमी का एहसास मुझे सताने लगता था।
इन 4 सालों में भी मैं औलाद की खुशी हासिल नहीं कर पाई थी। पता नहीं इसके पीछे क्या वजह थी। मेरे पति ने कभी मुझे डॉक्टर के पास जाने की इजाजत भी नहीं दी थी, इसलिए मैं और भी परेशान रहा करती थी। मगर नीलम के साथ मेरा दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। मेरे पति का फोन आया तो मैंने उन्हें बताया भी कि मैं नीलम और करण के साथ बहुत खुश हूँ और मुझे कोई परेशानी भी नहीं है। वह भी इत्मीनान हो गए और कहने लगे, इसलिए मैंने उन दोनों को तुम्हारे पास छोड़ा था ताकि तुम अकेलेपन का शिकार न हो। सारा दिन मेरा अच्छे से गुजरा। रात के खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए बरामदे में जाकर बैठ गई। मुझे ताज़ा हवा बहुत पसंद थी और रात के इस पहर बरामदे में चमेली की खुशबू महका करती थी। मुझे बरामदे में झूले पर बैठे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि करण चला आया और आकर मेरे बराबर झूले पर बैठ गया। मैंने परेशानी से उसे देखा तो वह मुस्कुराकर मेरी तरफ देख रहा था और फिर एकदम ही कहने लगा कि तुम्हारे बड़े बड़े बाल बहुत खूबसूरत हैं। तुम अब भी शादी की पहली की रात की तरह चमकती हो। देवर के मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं शर्म से जमीन में गड़ गई और उसके पास से उठने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर मुझे जबरदस्ती खींचकर झूले पर बिठा दिया। मैंने गुस्से से कहा कि करण, ये क्या बदतमीजी है। तो मुस्कुराकर कहने लगा, क्या हो गया नीलम, तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारे साथ रोमांस नहीं करूँगा तो किसके साथ करूँगा। उसके बाद सुनकर मैंने अपने माथा पीटा। मुझे समझ आया कि वो एक दफा फिर सब कुछ भूल चुका है। उसे फिर याद नहीं कि मैं उसकी बीवी नहीं बल्कि भाभी हूँ। मैंने जल्दी से उसे कहा कि करण, होश में आओ, मैं नीलम नहीं हूँ। बल्कि वह तो अपनी ही धुन में मगन था। मेरी तारीफ में जमीन आसमान एक कर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। वो तो भगवान का शुक्र हुआ कि नीलम वहाँ चली आई। हम दोनों को साथ देकर पूछने लगी, क्या बात है भाभी, कोई परेशानी है क्या अभी। मैंने उसे बताया कि करण फिर दौरे का शिकार हो गया है। यह सुनकर परेशानी से करण का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ कमरे में ले गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या मामला है और कैसे हल होगा। करण को तो दिन में 2 दफा ऐसे दौरे पड़ते थे। आखिर में कहाँ तक खुद को इससे बचाती। वो तो नीलम समझकर मेरे करीब आ जाया करता था। मैंने सोचा कि इस बारे में सनी से बात करूंगी और उनसे कहूंगी कि अपने भाई और भाभी को अलग घर में रहने का कह दे, क्योंकि इस तरह तो मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी। और फिर अगले रोज जब सनी का फोन आया तो मैंने उनसे इस बारे में बात करना चाहा, लेकिन इससे पहले करण मेरे पास आ गया और कहने लगा कि भाभी, मुझे भी भाई से बात करनी है। मजबूरन मैंने उसे फोन दे दिया और वह फोन पर बात करते हुए बाहर निकल गया। जब काफी देर बाद वापस लौटा तो फोन बंद हो चुका था। मुझे सनी से बात करने का मौका ही नहीं मिला था। मैंने करण से कहा कि अभी तो मैंने बात भी नहीं की थी, तुमने फोन क्यों काटा। वह कहने लगा कि सनी भाई को किसी काम से जाना पड़ा था, इसलिए उन्होंने फोन रख दिया। वो खुद ही थोड़ी देर बाद फोन करेंगे। मैंने सोचा कि जब दोबारा फोन आएगा तो मैं करण के बारे में बात करूंगी, लेकिन फिर सारा दिन इंतजार के बाद भी सनी का फोन नहीं आया। मैं रात में किचन में खाना बना रही थी। नीलम भी मेरे साथ खड़ी थी। वो बातें करते हुए कहने लगी कि भाभी, आप भाई को करण की हालत के बारे में कुछ मत कहिएगा। करण का इलाज चल रहा है, वह पाबंदी से दवाई ले रहा है, जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर सनी भाई को पता चला कि करण को दोबारा से इस कदर दौरे पड़ने लग गए हैं तो वो बहुत ही परेशान हो जाएंगे। मैंने नासमझी से नीलम की तरफ देखा तो कहने लगी कि भाभी, आपको तो पता है कि मेरी और करण की शादी आपसे बहुत पहले ही हो गई। हम दोनों ने पसंद की शादी की थी, इसलिए सास ससुर ने हमें घर से निकाल दिया और मजबूरन हम दूसरे शहर चले गए। इस बात ने तो करण को तोड़ कर रख दिया कि उनके माँ बाप ने उन्हें घर से निकाल दिया। और फिर एक दिन करण का एक्सीडेंट हो गया। उनके सर पर बहुत चोट आई और तभी उन्हें भूलने की बीमारी लग गई। इस बीमारी के बाद हमारे सास ससुर करण को तो अपना लिया था, लेकिन इस घर में वापस से वो जगह नहीं दी थी। एक्सीडेंट के बाद हमारा सारा खर्चा सनी भाई ही उठा रहे थे। फिर जब आप लोगों की शादी हुई थी उसके बाद करण ने खुद काम काज करना शुरू कर दिया। सनी भाई दुबई में ज्यादा परेशान न हो, इसलिए हमने भाई से कह दिया कि अब करण की दिमागी हालत पहले से बेहतर है। लेकिन सनी भाई फिर भी हमारे लिए परेशान हुआ करते थे। अब की बार यहाँ आए तो करण ने भाई को बताया कि हमें किराया देने में परेशानी हो रही है और इसी वजह से उन्होंने दोबारा हमें यहाँ रख लिया। अब अगर आप भाई को बताएंगी कि करण को इस कदर दौरे पड़ते हैं, वो बहुत परेशान हो जाएंगे, तो शायद हमें भी यह घर छोड़ना पड़ जाए। नीलम रोते हुए कहने लगी कि अपनी बीमारी की वजह से करण को सही तरह से कोई काम नहीं कर पाते। अगर हमें वापस किराए के घर में जाना पड़ा तो हमें फिर वहाँ भूखा रहना पड़ेगा। आप हम पर रहम कीजिए। नीलम की बात सुनकर मेरा दिल पसीज गया। पसंद की शादी की उसे इतनी बड़ी सजा मिली थी। मुझे करण से भी हमदर्दी महसूस हुई, जो अपने माँ बाप के मुंह मोड़ने की वजह से इस कदर मुश्किल में आ गया। अगर उसके माँ बाप खुले दिल से उसकी शादी को कबूल कर लेते, शायद यह सब ना होता। साथ ही मुझे अपने पति पर गर्व महसूस हुआ कि मुश्किल वक्त में भी उन्होंने अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा था।
मैं बहन भाइयों के रिश्तों का तरसी हुई थी, इसलिए सनी का अपने भाई के लिए प्यार देखकर मुझे खुशी हुई थी। दिन बहुत तेजी से गुजर रहे थे और हर दिन कुछ ऐसा होता जो मुझे परेशान कर देता। कभी मेरा देवर मेरा हाथ पकड़ लेता तो कभी अजीब तरह से मेरी तारीफ करता, कभी मुझे उसकी नजरें बुरी लगती थी तो कभी बिना झिझक मेरे कमरे में आकर वो मुझे अपनी बीवी समझकर सोने की कोशिश करता और मैं शर्मिंदा होकर रह जाती। एक दो दफा मैंने अपने देवरानी से कहा कि आखिर कौन सी दवाई दे रही हो जिनका असर नजर नहीं आ रहा, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ देवर की भूलने की बीमारी बढ़ती ही चली जा रही। और जो बात मुझे परेशान कर रही थी वो यह थी कि देवर सिर्फ बीवी के मामले में ही भूला करता था, बाकी कोई और बात बिल्कुल भी नहीं भूलता। एक बार मैंने उसे आजमा कर देख लिया था कि एक दो बार जानबूझकर मैंने उसकी चीज छुपाई थी और मुझे लगा था कि वो उसे बिल्कुल भी याद नहीं होगी, क्योंकि वो बिल्कुल मामूली सी चीजें थी। लेकिन उसके बावजूद भी उसे तिनका तिनका चीज और छोटी से छोटी बात याद रहा करती थी। अगर वह सिर्फ भूलता था तो वह था नीलम का वजूद। पता नहीं क्यों वो मुझे नीलम समझने की गलती करता था। कभी कभी तो मुझे लगता था कि जैसे वह भुलक्कड़ न हो बल्कि जानबूझकर भूलने की कोशिश कर रहा। लेकिन अगर ऐसा था तो एक बीवी हरगिज भी यह बात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अगर मेरा देवर यह हरकत जानबूझकर कर रहा था तो यकीनन कभी उसकी तरफदारी न करती। यह सोचकर मैं अपने दिल को समझा लेती। मेरे पति को गए 3 महीने होने वाले थे और इन 3 महीने में मैंने बड़ी मुश्किल से हर रात गुजारी थी। कमरे का दरवाजा भी मैं याद से लॉक करती थी और दिन भर मेरी यही कोशिश होती कि मैं अपने देवर के सामने भी ना जाऊं। एक रात मैं अपने कमरे में गई और कुंडी लगाने लगी तो मैंने देखा कि कुंडी टूटी हुई है। मैं परेशान हो गई कि सुबह तक तो ये बिल्कुल ठीक थी। कमरे का लॉक 2 दिन पहले ही खराब हुआ था, लेकिन कुंडी की वजह से परेशानी नहीं हुई थी और मैंने गुजारा कर ही लिया था। मगर न जाने ये कुंडी भी कैसे खराब हो गई। मैंने ऐसे ही कमरे में बिस्तर पर लेट गई और थोड़ी देर बाद मुझे नींद लग गई। लेकिन जब मेरी आँख खुली तो मेरे होश ठिकाने आ गए, क्योंकि मेरे पति की जगह करण बिस्तर पर मौजूद था। यह बात मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। मैं उठकर खड़ी हुई और मैंने करण को जगाया तो वह नींद में से उठा और नीलम कहते हुए मुझे खींच लिया। मैंने खुद को उससे छुड़ाना चाहा, लेकिन उसी लम्हे कमरे का दरवाजा खुला और मेरा पति अंदर आ गया। 3 महीने बाद अपने पति को रात के पहर अचानक से देखकर मेरे होश उड़ गए थे, और वो भी इस हालत में कि मैं नाइट ड्रेस में थी और मेरा देवर मेरे साथ कमरे में मौजूद था। हम दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब थे और मेरे देवर की हालत बिल्कुल नशे में थी, जैसे वह गहरी नींद से उठा हो। मेरे पति कमरे में दाखिल हुए और एक जोरदार तमाचा मेरे मुंह पर लगा दिया और कहने लगे, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी बीवी इतनी बदचलन है कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे छोटे भाई के साथ कमरे में मौजूद है। सनी के लफ्जों ने मेरी जान निकाल दी थी। मेरी आंखों से आंसू गिरने लग गए थे। मैंने उन्हें समझाना चाहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो अकेले ही सोई थी। करण को भूलने की बीमारी है। वही कमरे में नींद में चला आया। मैंने पलटकर करण की तरफ देखा तो वो मेरे हक में गवाही देगा। मुझे यकीन था कि मेरे देवर देवरानी मेरा साथ देंगे, लेकिन कियामत मुझ पर उस वक्त टूटी जब देवरानी रोती हुई कमरे में आई। मेरे पति से कहने लगी, सनी भाई, मैं आपको कितने समय से यही बात तो समझा रही थी। आपकी पीठ पीछे ये मेरे पति को रिझा रही हैं। आपके बगैर इनका गुजारा नहीं होता, इसलिए जानबूझकर ये ऐसी हरकतें करती थी कि मेरा पति खुद ब खुद उनकी तरफ आकर्षित हो जाए। गलती करण की नहीं बल्कि भाभी की है। यह कहकर जोर जोर से रोने लगी और मैं हक्का बक्का इसे देखने लगी। मेरे मुंह से एक शब्द न निकल सका, बल्कि मेरी तो सांस रुक गई। करण अपने भाई के पैरों में गिर गया और कहने लगा, मुझे माफ कर दे। भाभी ने मुझे फंसा दिया था। उनका कहना था कि अगर मैंने उनके साथ रात न गुजारी वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। आप तो जानते हैं कि मैं किस कदर परेशान हूँ। हालात ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है, इसलिए मैं भाभी की बात मानने पर मजबूर हो गया। सनी ने अपने भाई भाभी को कुछ न कहा, अलबत्ता वो मेरे करीब आए और मुझे बालों से पकड़कर कहने लगे कि ये बताओ, इतने सालों में मेरी पीठ पीछे तुमने और किस किस के साथ संबंध बनाई है? इस बार तुम्हें मेरा भाई मिला तो तुमने इसे ही अपना निशाना बना लिया। मेरा पति कहने लगा कि पिछले इतने महीने से मुझे नीलम रोज फोन पर तुम्हारी हरकत उनके बारे में बताती थी। कई दफा उसने तुम्हारी हालत की तस्वीर भी मुझे भेजी, लेकिन फिर भी मैंने यकीन न किया। मुझे तुम पर भरोसा था, मगर आज रात मेरी आँख खुल गई। नीलम के बार बार कहने पर मैं यहाँ आया और मैंने अपनी आँखों से सब कुछ देख लिया। अब मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। मैं सनी के पैरों में गिर गई और उनसे कहा कि मेरी बात तो सुन ले। आप तो जानते हैं कि आपके भाई को भूलने की बीमारी है और इस बीमारी की वजह से मेरे कमरे में आ जाता है। मुझे नीलम समझता है और आज रात भी ऐसा ही हुआ। मैं नहीं जानती नीलम ने आपसे क्या कुछ कहा, लेकिन मैं बदचलन नहीं हूँ। मैंने नीलम की तरफ देखा और कहा कि भगवान के वास्ते सच बोल दो, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। मगर नीलम तो मगरमच्छ के आंसू बहाने में लगी थी। उसका कहना था कि मैंने उसके पति को रिझाकर उससे दूर किया है और मैं एक बदचलन औरत हूँ। मेरी बात सुनकर मेरे पति गुस्से के अंदाज में कहने लगे, बेवकूफ किसको बना रही हो? मेरे भाई को कोई बीमारी नहीं है। तुम जैसी औरत अपना सच
छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मेरा भाई बुरा नहीं है, बुरी तुम हो। मेरे पति ने यह कहकर मुझे तलाक दे दी और मैं वहीं चकराकर बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर थी और मेरी माँ मेरे सिरहाने खड़ी रो रही थी। मेरी विधवा माँ को जिंदगी के इस हिस्से में आकर तलाक का दुख उठाना पड़ा था। मैंने रोते हुए अम्मा से कहा कि अम्मा, मैं बुरी नहीं, मैं नहीं जानती कि यह सब कुछ कैसे हुआ है। नीलम और मेरे देवर ने मिलकर यह सारा खेल खेला है। अम्मा कहने लगी कि मुझे शुरू से बताओ कि क्या हुआ। फिर मैंने शुरू से आखिर तक अम्मा को सब कुछ बता दिया। यह सुनकर अम्मा ने अपना सर पकड़ लिया और कहने लगी, संजना, मैं तुम्हें इतनी बेवकूफ नहीं समझा करती थी। कम से कम तुम्हें अपने पति को देवर के बारे में हर बात बता देनी चाहिए थी। और फिर सोचने वाली बात तो यह है कि यह सब करके तुम्हारे देवर को क्या हासिल होगा। उसने ये झूठ क्यों रचाया है और उसकी बीवी अब तक उसका साथ क्यों दे रही थी। वरना कोई औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति किसी दूसरी औरत के करीब भी जाए। और तुम्हारी देवरानी तो पिछले कई महीनों से यह बात बर्दाश्त कर रही थी। यकीनन दोनों का कोई न कोई मकसद जरूर होगा। मैंने अम्मा से कहा कि अब मैं क्या करूँगी, मेरा तो घर उजड़ गया। अम्मा कहने लगी कि ऐसे शख्स के साथ गुजारा करने का क्या फायदा, जिसे तुम पर 2 टके का एतबार भी नहीं था। उसने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी और तुम्हें तलाक दे दी। जब तुम बेहोश हुई तो तुम्हारी देवरानी का फोन आया था। उसने बड़े गुस्से में तुम्हें ले जाने को कहा और मैं अकेली तुम्हें रिक्शे में डालकर यहाँ तक लाई। यह कहकर अम्मा की आंखों में भी आंसू आ गए। मैं 2 दिन अस्पताल में एडमिट रही और फिर अम्मा के साथ उनके छोटे से घर में चली आई। मैं जानना चाहती थी कि मेरे देवर देवरानी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था। मेरी करीबी सहेली को जब मेरे तलाक का पता हुआ तो वो मुझसे मिलने के लिए आई और मैंने उससे मदद मांगी कि मैं उसके जरिए से सच्चाई जानना चाहती थी। मेरे कहने पर राजी हो गई और अगले दिन मेरी देवरानी के पास पहुंच गई। उसने कहा कि वह कामकाज के लिए घर तलाश कर रही है। मेरी देवरानी ने फौरन उसे काम पर रख लिया, क्योंकि पहले घर का सारा काम मैं ही किया करती थी और मेरे आने के बाद वो अकेली रहती थी। मेरी दोस्त ने उस घर में नौकरी करनी शुरू कर दी और फिर उसके जरिए मुझे पता चला कि मेरा पति दूसरे ही दिन वापस लौट गया था। और फिर धीरे धीरे मेरे दोस्त ने मेरी देवरानी का भरोसा जीता और सारे सच का खुलासा हो गया। मेरी दोस्त ने मेरे देवर और देवरानी के बीच होने वाली बातचीत सुन ली थी और उसे समझ आ गया था कि मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया गया। मेरे देवर देवरानी ने पसंद की शादी की थी, इसलिए मेरे सास ससुर ने उन्हें घर से निकाल दिया, क्योंकि मेरी देवरानी अच्छी औरत नहीं थी। उसका ताल्लुक एक खराब खानदान से था। वह खुद भी पेशावर तवाइफ थी। मेरे देवर ने उसके चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली थी। गुस्से में मेरे ससुर ने उसे घर से निकाल दिया और वो अपनी बीवी को लेकर दूसरे शहर में चला गया। मेरे ससुर ने न सिर्फ उसे घर से निकाला था, बल्कि अपनी जमीनों से भी अलग कर दिया था। मेरे ससुर के नाम पर काफी जमीनें थी, लेकिन मेरे पति को जमींदारी से कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर दुबई चले गए थे। अलबत्ता उन जमीनों का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आता रहता था और यह बात मेरे देवर को मालूम थी। वह जायदाद में अपना हिस्सा लेना चाहता था, लेकिन सारी जायदाद मेरे पति के नाम होने की वजह से वो हिस्सा नहीं मांग सकता था। उसकी बीवी ने उसे यह रास्ता दिखाया कि भाई की गैर मौजूदगी में वह भाभी को काबू करे और फिर आसानी से सब कुछ हासिल कर ले। उन दोनों का इरादा था वो तन्हाई का फायदा उठाएंगे, मेरी कमजोरी के जरिए मुझे काबू करेंगे और फिर ब्लैकमेल करके पैसा हासिल करेंगे। लेकिन जब पहली दफा मेरे कमरे में आया और उसने मेरा रिएक्शन देखा तो वह जान गया कि मैं किरदार की मजबूत हूँ और उसके झांसे में नहीं आऊंगी। इसलिए वो लोग दूसरा प्लान बनाने लगे और जानबूझकर उसकी बेबी ने उसे बीमार साबित किया और मैं इतनी बेवकूफ थी, उन लोगों के जाल में आ गई। न ही मेरे देवर को भूलने की बीमारी थी, न ही वो कोई शरीफ आदमी था, बल्कि जायदाद की वसूली के लिए उसने अपने किरदार को एक तरफ रखकर मेरे साथ संबंध बनाने की कोशिश की। और हैरत की बात यह थी कि उसकी बीवी को भी यह बात गवारा थी, शायद इसलिए क्योंकि वो खुद भी खानदानी नहीं थी बल्कि तवाइफ थी। एक तरफ मेरा देवर कमरे में चक्कर काटने लगा तो दूसरी तरफ मेरी देवरानी मौका देखकर हमारी तस्वीर बनाती और मेरे पति को भेजकर यह बात कहती कि मैं तन्हाई की वजह से अपने ही देवर के साथ संबंध कायम कर रही हूँ। लगातार 4 महीने एक ही बात सुनने के बाद और फिर अपनी आंखों से देख लेने के बाद मेरे पति ने मुझ पर रत्ती बराबर भी भरोसा नहीं किया और फौरन ही मुझे तलाक दे दी। मेरी दोस्त ने खुद नीलम और करण को बात करते सुना था। वह कह रहे थे कि अब हम भाभी को निकालकर घर के मालिक बन गए हैं, बस किसी तरह अब जमीनें हमारे नाम हो जाएं और सनी भाई रास्ते से हट जाएं तो सब कुछ हमारा हो जाएगा। जब मेरी दोस्त ने मुझे यह बताया तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि कैसा जमाना आ गया। सगे भाई ने ही दौलत की खातिर दूसरे भाई का घर उजाड़ दिया और भाई भी वो जिसने न सिर्फ सीने से लगाया था बल्कि घर में लाकर उसे दोबारा से जगह दी थी और
कर्जा तक उठा रहा था। इससे ज्यादा और क्या चाहिए था। लेकिन हवस ने उन दोनों को अंधा कर दिया था। उन्हें पूरी जायदाद की लालच थी। मेरे दोस्त ने उनके घर से काम छोड़ दिया था और मैंने भी सब मामला भगवान पर छोड़कर खामोशी कर ली। कुछ महीने ही गुजरे थे कि मेरे पास मेरे पति का फोन आया और रो रो कर मुझसे माफी मांगने लगे, क्योंकि उसे किसी तरह हकीकत पता चल गया। दरअसल मेरे देवर ने 2 नंबर तरीके से जमीनें अपने नाम करवाने की कोशिश की और वकील ने यह बात मेरे पति तक पहुंचा दी और फिर उन्हें बाकी सारा मामला भी समझ आ गया। उन्हें इस बात का पछतावा था कि उन्होंने हमारी 4 साल शादीशुदा जिंदगी को 4 मिनट का मौका भी नहीं दिया। लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता। मैंने अपने पति को माफ कर दिया, क्योंकि मेरी तरह वह भी करण के झांसे में आ गए थे। लेकिन अब हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं रहा था। मैंने खामोशी से उन्हें माफ करने के बाद फोन बंद कर दिया। आज मैं अपनी विधवा माँ के साथ तन्हा जिंदगी गुजार रही हूँ। ना ही मेरे रिश्ते आते हैं और ना ही मैं शादी करना चाहती। मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं इसी तरह अपनी विधवा माँ के साथ तन्हा जिंदगी गुजार दूं, या फिर पुराने जख्मों को भूलकर जिंदगी को दोबारा मौका दूं। क्या आपने भी आज के दौर में करण जैसे भाई देखे हैं जो दौलत के लिए सगे भाई को बर्बाद कर देते हैं। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहें तो हमें कमेंट कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए और ऐसी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।